हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ इधर कुछ दिनों से। और वैसे भी मैं जब भी थोड़ा खुश होती हूँ ना तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है और शायद भगवान को भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो डालूँगी, उसमें आप लोगों को ये बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं थी। और शायद इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए, क्योंकि पार्ट 1 में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मुझे कुछ लोग जानते हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग जो नए जुड़े हुए हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर बताऊँगी कि मैं यूट्यूब पे इतने दिन एक्टिव क्यों नहीं थी। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया हुआ है, वो वीडियो सबसे पहले पड़ी हुई है, मेरी फ़र्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो होगी, तो आप लोग उसको जाके देखिएगा। मैंने अपने बारे में उसमें बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम प्राची सिंह है। मैं यूपी बहराइच की रहने वाली हूँ। मेरी शादी भी हुई थी, मेरा एक बेटा भी है 7 साल का। तो शादी हुई थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। सोचा आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, आप लोग जानो कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे रह रही हूँ, मैं कैसे यहाँ आई, अपने घर पे कैसे आई और मैं कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं सब कुछ आप लोगों को आज बताऊँगी। तो क्या हुआ था कि जब कोविड आया था, ठीक है, तो 2021 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। जो कोविड दूसरी बार आया था उस वाले में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड की भी डेथ कोविड में ही हुई थी। उनको कोविड हुआ कैसे था, उनकी सिस्टर रहती हैं लखनऊ के आसपास में, तो वो वहाँ पे उनके हस्बैंड को देखने गए थे। उनके हस्बैंड को उस टाइम पे कोविड हुआ था। मैंने उनको मना किया कि आप मत जाओ, ठीक है, पर वो नहीं माने। वो बोले कि मैं जाऊँगा, मैं उनको देखने जाऊँगा। मेरे बहुत मना करने के बावजूद उनके ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने उनको मना किया कि आप मत जाओ और आप यहीं से जो भी कर सकते हो आप यहीं से उनको सपोर्ट करो। उनको कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत थी, मेरे हस्बैंड ने पैसे भी भेजे उनको, और पैसे भेजने के बाद भी वो गए, वो नहीं माने, वो गए। और उसके बाद जब वो वहाँ से आए तो उनको कोविड हो गया था, क्योंकि उनके जीजा को था ही, और उसके बाद उनकी दीदी को भी था, उनके बच्चों को भी थोड़ा बहुत लक्षण थे उसके कोविड के, तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को भी हो गया। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ 2021 की बात है, ये अप्रैल चल रहा था और 16 अप्रैल एनिवर्सरी पड़ती है मेरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे। अब वो 12 या 13 अप्रैल को गए थे 2021 में, और वो 14 अप्रैल को आए, ठीक है। 14 को आए। उन्होंने बोला कि रुद्र को थोड़ा मेरे से दूर रखना और तुम भी मेरे से थोड़ा दूर रहना। तो मैंने बोला कि आखिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि तुम दूर रहना और रुद्र को दूर रखना मेरे से। तो मेरे को लगा कि क्या इनको कोविड तो नहीं हो गया, मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप जो है क्या कहते हैं कोविड का टेस्ट करवा लो। तो ये बोले कि नहीं, अब मुझे कोविड नहीं हुआ है, मैं टेस्ट नहीं करवाऊँगा, सीधे मना करती। और उसके बाद मैंने बोला कि आप ठीक है, आप एक काम करो, 16 को हमारी एनिवर्सरी है तो आप ऑफिस मत जाओ, ठीक है। वो 14 को भी ऑफिस गए, 15 को भी ऑफिस गए, और वो इवन 16 को भी ऑफिस गए जिस दिन एनिवर्सरी थी। मैंने उनको रोका, मैंने बोला आज मत जाओ, आज एनिवर्सरी, आज आप साथ में रहो। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे बेटे को वायरल फीवर हुआ था। मेरी मम्मी को मैंने बुलाया था कि बाबू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसे फीवर हो गया है, तो तुम आ जाओ मेरे पास कुछ दिन के लिए, उसे संभाल लो, क्योंकि मैं अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। वो एनिवर्सरी थी हमारी और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 15 को ही थोड़ी बहुत उनकी तबीयत मुझे ख़राब लग रही थी, उनको फ़ीवर था। और 16 को भी उनके सर में बहुत दर्द था और फीवर भी था। मम्मी ने उनके सर में तेल वेल लगाया। मेरा भी मन थोड़ा सा दुखी था कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्या सेलिब्रेट करूं। बहुत सेलिब्रेट करने को तो बहुत मन था, बट कोविड के वजह से नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बोला था कि इस बार एनिवर्सरी में हम लोग जाएंगे नैनीताल, हम लोगों का प्लान बना था। मैं बहुत टाइम से उनसे बोल रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 15 को उनकी तबीयत ख़राब हुई और 16 को भी मैंने, फिर वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तुम केक कम से कम तो कट कर लो। फिर जैसे तैसे केक मंगाया, मैं खुद गई, मैं केक लेके आई, मैं मंदिर गई, मैंने दर्शन किया, मैं केक लेके आई। फिर हम दोनों ने मतलब केक काटा, फ़ोटो 2-3 फ़ोटो ली। उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने ज़्यादा कुछ फ़ोटो ली नहीं।
और मैं भी ऐसे नॉर्मल से तैयार होके मैंने ऐसा थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया। और उसके बाद फिर वो 17 को ऑफिस नहीं गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने बोला, मम्मी थी, मैंने बोला एक काम करो, आप जो है क्या कहते हैं टेस्ट करवा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो वो बोले ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं शाम को 6 बजे गई थी हॉस्पिटल और मैं रात के 11 बजे वहाँ से आई टेस्ट करवा के। सबका नेगेटिव निकला, किसी का पॉजिटिव नहीं निकला। यहाँ तक मेरे हस्बैंड का भी पॉजिटिव नहीं निकला, मेरे बेटे का, मम्मी का, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया, सबका नेगेटिव रिपोर्ट आया। तो वहाँ से हम लोग आ गए। अब मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि मुझे तो कोविड है नहीं, बट उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ रही थी और ऐसे करते करते उनको 5 दिन हो गए। ठीक है, 20 तारीख तक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और जब उनको लगा कि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे को ऐसा सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरे को भी फिर मेरे को यकीन हो गया कि शायद उनको कोविड हो गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप चलो हॉस्पिटल, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। और मम्मी थी मेरी, फिर उन्होंने अपने स्टाफ से किसी से बात की, फिर मेरे को हॉस्पिटल का नाम बताया कि मुझे इस वाले हॉस्पिटल में ले चलो। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे ऐसी हालत थी, वो भले ही बोल रहे थे कि मुझे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, पर मेरे को उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि उनको कोविड हो चुका है और वो बहुत परेशान। मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल का नाम बताया। मैं कैसे भी करके उनको अपने कंधे पे उनका हाथ रख के मैंने उनको पकड़ के, मेरे साथ मम्मी थी, मेरा बेटा भी था। आप सोचो कि मेरा बेटा उस टाइम पे 3 साल का था, वो कितना छोटा था। तो निकले हम लोग, उनको जैसे तैसे घर से लेके रोड तक आए, वहाँ पे ऑटो किया, ऑटो करके और फिर हॉस्पिटल गए। और आप लोगों को पता है कि उस टाइम हॉस्पिटल में कहीं भी आपको बेड नहीं मिल रहा था, वो इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही थी कि मतलब आप सोच सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा कि जब कोविड की दूसरी वाली लहर आई थी तो कितना ज़्यादा मतलब लोग परेशान थे। और जहाँ मैं रह रही थी गोरखपुर में, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सख्ती थी, बट मैंने अकेले उनको संभाला, मैंने उनका हाथ अपने कंधे पे रखा, उनको पकड़ा अच्छे से। मैं हॉस्पिटल लेके गई, जैसे ही डॉक्टर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, वो तुरंत ऐसे बोल देते थे कि यहाँ पे जगह खाली नहीं है, यहाँ पे इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप कहीं और ले जाओ। फिर मैं वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल गई, जहाँ जहाँ वो मेरे को बता रहे थे, मैं वहाँ वहाँ उनको लेके जा रही थी। और जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल में जाती गई उनकी हालत और ख़राब होती गई। मैं उस टाइम की बात आपको बताऊँ तो मैं जैसे पागल लोग नहीं होते हैं, मैं वैसे ऐसे भटक रही थी हॉस्पिटल में, 2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल, मतलब कि इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी। और मेरे को दिख रहा था कि मेरे हस्बैंड की हालत और ख़राब होती जा रही है। वो भले ही बोल रहे थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, नहीं मुझे कोविड नहीं हुआ है, बट उनको भी पता था कि मेरे को कोविड हो गया है, तभी इतनी तबीयत बिगड़ती जा रही है धीरे धीरे। तो फिर मैं ऐसे पागलों की तरह हॉस्पिटल में भटक रही थी, भाई मेरे हस्बैंड को एडमिट कर लो, कोई एडमिट नहीं किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करो, मुझे मेडिकल कॉलेज ले चलो, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। तो फिर मैं मेडिकल कॉलेज गई। मैं ऐसा 2-3 हॉस्पिटल में गई, 1-2 जगह पे उनका पर्चा बना और उनको एडमिट नहीं किया गया, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। वहाँ मैंने पर्चा बनवाया, वहाँ मैंने फ़ीस दी, सब कुछ दी मैंने, और फ़ीस भी वापस नहीं हुई, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो चल रहा था। फिर मैं उनको मेडिकल कॉलेज लेके गई। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जिस हालत में बैठे हुए थे, वो ऐसा ज़मीन पे बैठे हुए थे, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो धीरे धीरे हालत बिगड़ती जा रही थी। तो वो ऐसा ज़मीन पे बैठ गए और उन्होंने मेरे को बोला कि तो मुझे एडमिट करवा दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वो ऐसे बोल रहे थे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें हुई, मैंने बहुत कुछ सुना, मैं आपको वही बताऊंगी। हस्बैंड ने बोला कि मुझे एडमिट करवा दो और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे हुए थे ज़मीन पे, मेरी मम्मी मेरे बच्चे को संभाली हुई थी। वो पता है, वो सुबह से हम लोग ऐसे निकले थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। अरे अपना तो चलेगा, और वो छोटा बच्चा था, उसने कुछ नहीं खाया था, वो बहुत भूखा था। मम्मी ने उसको जैसे तैसे करके कुछ खिलाया पिलाया, और उसकी भी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, उसको वायरल हुआ था, वो वायरल से ठीक होके ही उठा था। और फिर उसके बाद मम्मी ने उसको संभाला हुआ था। मैं गई, मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा कि आप एडमिट कर लो मेरे हस्बैंड को। वहाँ पे तो
मेडिकल कॉलेज की तो हालत और ख़राब थी। वहाँ पे लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं, वहाँ पे लोग एडमिट ही नहीं कर रहे थे, मतलब सीधा जवाब कि बेड नहीं खाली है। फिर वहाँ पे मेरे को बाहर एक लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप इनको खलीलाबाद ले जाओ। और खलीलाबाद में ही मेरा ससुराल है। वहाँ से थोड़ा आगे मेरा ससुराल है, थोड़ा गाँव पड़ता है, तो वहीं पे मेरा ससुराल था। अब तो खैर मुझे वहाँ से कोई मतलब नहीं है, वहाँ के लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ मेरा ससुराल था। तो वो बोले कि आप उनको वहाँ ले जाओ और वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा लो, वहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है और वहाँ बेड भी मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा ठीक है मैं लेके जाऊँगी। मैंने एम्बुलेंस बुक किया। उस टाइम पे ऐसा था कि एम्बुलेंस वाले भी पैसा ले रहे थे, जबकि पैसा नहीं लगता है एम्बुलेंस में, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे एम्बुलेंस वाले ने भी मेरे से पैसा लिया। 7,000 रुपये मैंने दिए एम्बुलेंस वाले को। मैं तुरंत उनको लेके मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया मम्मी के हवाले कि मम्मी तुम बच्चे को संभालना और मैं इनको लेके जा रही हूँ। मैं उनको वहाँ से लेके निकल गई। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था और मेरे हस्बैंड की हालत बिगड़ चुकी थी। उनको मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देके लिटाया गया था। उस टाइम पे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था, आपको पता है इतनी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे। मैंने उनको एम्बुलेंस में लिटाया और आपको पता है मैं फ़र्स्ट टाइम एम्बुलेंस में बैठी थी। मैं इस तरह की लड़की थी ना, मतलब कि मुझे हॉस्पिटल के नाम से डर लगता था। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी कभी भी। मैं चाहती थी किसी की तबीयत ना ख़राब हो और मैं कभी हॉस्पिटल ना जाऊँ। पता है मैं ऐसा सोचा करती थी। होता नहीं है कुछ लोग होते हैं बहुत कमज़ोर दिल के, मैं वैसी लड़की थी, बहुत कमज़ोर दिल की। अगर किसी को खून निकलता था ना तो मैं वहाँ से हट जाती थी, मैं देख नहीं पाती थी। अगर किसी ने मेरे को कुछ वीडियो ऐसी भेज दी ऐसी जिसमें कुछ खून खराबा हो तो मैं वो वीडियो देखती ही नहीं थी, या फिर मैं बोलती थी कि भाई मेरे को ये सब टाइप की वीडियो मत भेजा करो। मेरे को मतलब खून खराबा और ये सब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं नहीं देख। और होता है ना कि जब सिचुएशन ख़राब होती है तो हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। अब रास्ते में मेरे ससुर का फ़ोन आ रहा था। मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन किया कि मैं राजीव को लेके आ रही हूँ हॉस्पिटल और आप आ जाना। तो वो बोले कि ठीक है। उस टाइम पे कोई नहीं था मेरे साथ, मैं सिर्फ अकेली थी। मेरी मम्मी मेरे बच्चे को लेके गई मेरे रूम पे, वहाँ से उसका कुछ कपड़ा उठाया, मेरा कुछ कपड़ा उठाया, उसको कुछ खिलाया। वो बहुत भूखा था, वो बहुत रो रहा था भूख से, उसको खिलाया कुछ। और उसके बाद उसको लेके वो आई, मतलब कि वो आ रही थी और मैं एम्बुलेंस से मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँच रही थी। मैं पहुँची नहीं थी अभी, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। तो मैंने एम्बुलेंस वाले से बोला कि भैया आप मेरा फ़ोन चार्ज लगा दो, मेरी मम्मी और मेरे घर वाले मेरे को फ़ोन कर रहे हैं तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगी, आप मेरा फ़ोन जो है चार्ज लगा दो। तो होता है ना उस टाइम पे कि जब हालत ऐसी होती है तो हालात का फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं। वो जो एम्बुलेंस वाला था ना उसकी भी नज़र अच्छी नहीं थी। अब आप सोचो मैं अकेले आ रही हूँ एम्बुलेंस से, मेरे हस्बैंड उस स्थिति में नहीं थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उसकी भी नज़र गंदी थी जो एम्बुलेंस वाला था। मैंने उसको अपना फ़ोन दिया लगाने के लिए, तो वो लिटरली मेरा ऐसे हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसको अपना फ़ोन दिया तो उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया। होता है ना, इंसान सामने वाला फ़ायदा उठाता है जब वो आपको इस स्थिति में देखता है कि इंसान मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो दुख में है। तो इस टाइम पे लोग फ़ायदा उठाते हैं। और आपको पता ही है कि हमारे देश में लड़कियों को लेके कितनी अच्छी सोच है लोगों की। लोग तो भाई दुनिया में इतने सारे दरिंदे घूम ही रहे हैं, आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मेरा फ़ोन कुछ % चार्ज हो जाए फिर मैं फ़ोन ले लूँगी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि भैया थोड़ा सा चार्ज करके दे दो, फ़ोन आ रहा है। फ़ोन आ रहा था, फ़ोन चार्ज भी नहीं हुआ पूरा। दोबारा से फ़ोन मैंने दिया, फिर से उसने मेरा हाथ ऐसे टच किया, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उस टाइम पे कहा कि चलो ठीक है। फिर मैंने उसको फ़ोन दिया दोबारा, मैंने बोला कि भैया थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा तो आप मेरे को दे दो। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। मैं उनको बस देख रही थी और मैं मन में सोच रही थी कि भगवान इनको कुछ हो ना, इनको कुछ ना हो, ये बच जाए, मैं इनको बचा लूँगी। मेरे दिल में ये था
कि मैं अपने हस्बैंड को बचा लूँगी, इनको कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ ना अभी, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं वहाँ पे लेके गई। मैंने अपने ससुर जी को फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाना मेरे पहुँचने से पहले। मेरे ससुर नहीं आए, वो टाइम पे नहीं पहुँचे, उनको आने में लेट हो गया। वहाँ से थोड़ा दूर है तो वो गाड़ी से आ रहे तो उनको थोड़ा लेट हो गया, तो वो एम्बुलेंस वाले ने मेरी मदद की। अब उस टाइम पे मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकती थी, कोई था नहीं वहाँ पे, कोई किसी को टच तक नहीं कर रहा था। तो आप सोचो, फिर एम्बुलेंस वाले ने मेरी थोड़ी हेल्प की, उसने उनको उतारा और फिर उतार के उनको वहीं सामने ही हॉस्पिटल के पास बैठा दिया। मेरे ससुर आए 5-10 मिनट के बाद और मैंने बोला कि चलो इनको जल्दी से एडमिट करवा दिया। मैंने जल्दी से, फिर क्या ऐसे एडमिट नहीं करते वो, उन्होंने बोला आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर मैंने और मेरे ससुर ने, दोनों लोगों ने उनको पकड़ा, उनको पकड़ के दोनों लोग उनको ले गए टेस्ट करवाने के लिए। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आ गई। तभी पूरा यकीन हो गया कि अभी इंसान को पता चल जाता है, पता है कि मेरे को ये चीज़ है, तो वो इंसान के दिमाग में चढ़ जाती है कि भाई मेरे को ये बीमारी हो गई। उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो पहले उनको ऐसे नॉर्मल रखे हुए तो ऑक्सीजन पे, उस टाइम पे ना पता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मतलब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे हैं। बस उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो ठीक हो जाए, मतलब मेरे दिमाग में बस यही चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने बोला कि उनका मतलब 1 घंटा वो हॉस्पिटल में थे, नीचे बना हुआ था, वहाँ बहुत सारे पेशेंट थे, तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन दे के लिटाए हुए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा, इनको वेंटिलेटर पे रखना होगा और इनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो पता है मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे साथ प्राची रहेगी, तो मैं ठीक हो जाऊँगा और मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। और वो मेरे से बोले कि प्राची तुम मेरे साथ रहना, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊँगा, मैं अकेले नहीं रहूँगा, मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है और मैं यहीं पे ठीक हो जाऊँगा, बस तुम मेरे साथ रहना। मैंने बोला नहीं, आपको ठीक होना है ना तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा और आप ऊपर चलो, मैं आपसे मिलने के लिए आती रहूँगी। मैंने ऐसा उनको बोला, वो नहीं मान रहे थे, बहुत ज़िद किया उन्होंने। डॉक्टर ने बोला कि हालत ख़राब हो रही है, इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा और इनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो लेके गए, फिर उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया। वो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे वो, उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, उनको रखा गया वेंटिलेटर पे। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। जब चढ़ता है ऑक्सीजन लेवल, जब लगा देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ठीक होता ही है। मेरे को लगा कि अब मेरे हस्बैंड अच्छे हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। मेरी डॉक्टर से बात होती रहती थी। जब वहाँ पे उस टाइम पे उतना कोई ध्यान नहीं देता था, इतने सारे पेशेंट होते थे ना कि वहाँ पे कोई इतना ध्यान नहीं देता था। उसके बाद फिर उनसे बात होती रहती थी, मैंने उनका फ़ोन दिया हुआ था, वो मेरे से फ़ोन पे बात करते रहते थे। वो मुझे मैसेज डालते रहते थे क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ था, तो वो बात नहीं कर पाते थे। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं 3 दिन थी। मैं 3 दिन वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके पड़ी हुई थी, मैं और मेरे ससुर। तो वहाँ पे रात में मैं ऐसे एक तखत पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के बाहर, मैं वहीं पे पड़ी रह गई, मैं वहीं पर सो गई। मेरे को मच्छर काट रहे थे, मैं बहुत दिक्कत में वहाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पे इतने सारे आदमी थे, इतने सारे लोग अपने अपने पेशेंट के साथ बैठे हुए थे। रात भर नींद नहीं आती थी, मच्छर काटता था। मेरे ससुर भी वहीं बैठे रहते थे। तो जैसे तैसे करके मैंने 3 दिन निकाला। एक दिन डॉक्टर ने बोला कि आप इनको कल ले जा सकते हो, मतलब तीसरे दिन, और उनका ऑक्सीजन लेवल अभी ठीक हो गया है, 96 पे आ गया है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं अपने हस्बैंड को अपने घर ले जाऊंगी और वो ठीक हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरी मम्मी आई, खाना वाना लेके आई, मेरे लिए कपड़े वपड़े लेके आई। उस टाइम पे इतनी दिक्कत हो रही थी कि आने जाने की भी दिक्कत थी, ना गाड़ी मिलती थी, ना कुछ मिलता था, कोई कहीं जाता नहीं था। और मेरी नानी के घर पर मम्मी मेरी रुकी हुई थी, जहाँ मेरा ससुराल है वहीं मेरी नानी का भी घर है। तो मम्मी मेरी मेरे बाबू को लेके नानी के घर पे आ गई थी। अब वहाँ से वो मेरे लिए खाना पानी लेके आई, मैंने जैसे तैसे खाया। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भिजवाया। उन्होंने बोला था कि
जूस नहीं दे सकते, आप फ्रूट्स दे सकते हो। मैं उनको फ्रूट्स काट के और ऊपर अपने ससुर के हाथ से भिजवा देती थी। और मैं जाना चाहती थी, मैं उनसे मिलना चाहती थी। मेरे ससुर को ऐसा लगता था कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। तो मैं इस वजह से नहीं जाती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था। डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम उसे कैसे संभालोगी, तो तुम मत जाओ, तुम अपने ससुर जी को भेज दो। मैंने बोला आप मुझे किट दे दीजिए, मैं किट विट पहन के चली जाती हूँ अपने हस्बैंड से मिलने। मतलब मुझे उनको देखने का बहुत मन हो रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। और मुझे डॉक्टर ने नहीं जाने दिया। वो बोले कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी है और क्यों तुम जानबूझ के बीमारी अपने सर लेना चाहती हो, देख रही हो कितनी ख़राब कंडीशन है। मेरे ससुर गए, मैंने बोला आप देख के आओ। तो खाना वाना उन्होंने खाया, वो लेटे थे, मेरे से पे बात कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि ठीक है मैं ठीक हूँ यहाँ पे और दवा ववा चल रही है, सब कुछ ऐसे बात होती थी। फिर मेरे ससुर को भेजा मैंने कि आप जाओ दिखाओ। जिस दिन उन्होंने बोला था कि आप इनको ले जा सकते हो, उस दिन मेरे ससुर रात में गए। वो बोले थे कि आप इनको ले जाना तीसरे दिन, और दूसरे दिन रात को मैंने अपने ससुर को भेजा कि आप जाओ, आप उनसे मिल के आओ, आप उनसे बात करके आना और मेरे को बताना कि वो कैसे हैं। फिर मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला ऐसे कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, उनकी हालत बहुत अच्छी तो नहीं है पर वो ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद तीसरे दिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। वो अपना ऑक्सीजन बार बार निकालते थे, उनको ना घुटन होती थी, वो निकालते रहते थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे से बात की, मम्मी मेरी खाना लेके आई थी, या उन्होंने बोला कि आज रोटी वोटी भेज देना और मैं आज रोटी सब्ज़ी खाऊंगा। तो मम्मी मेरी पराठा सब्ज़ी बना के लेके आई थी, मैंने उनको भिजवा दिया अपने हस्बैंड को, अपने ससुर के हाथ से। उसके बाद जब उन्होंने खाना खा लिया तो उन्होंने कॉल करके मतलब बोला कि मैंने खाना खा लिया है, और रात के 11 बज रहे थे। उन्होंने बोला कि मैंने खाना खा लिया और तुम लोग भी खाना खा लो। और आज बहुत अच्छी सब्ज़ी लग रही थी, मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया। मैंने 2-3 पराठा खा लिया क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे, वो फ्रूट्स खा रहे थे। उन्होंने खाना भी खा लिया। और उसके बाद मेरी लास्ट बार उनसे वही बात हुई थी कि मैंने खाना खा लिया है और तुम लोग भी खाना खा लो और मैं जा रहा हूँ सोने। तो मेरे मन में पता है बहुत तसल्ली हो गई कि उन्होंने इतने अच्छे से बात की है, उन्होंने खाना भी खा लिया है। और वो ऐसे बोल रहे थे कि आज खाना बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पेट भर के खाना खा लिया। मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि अब मैं खाना खा लूँगी। और मैंने भी उस दिन, मैं वैसे तो खाना नहीं खा पा रही थी, एक दिन खाना आया था और उस दिन लास्ट वाले दिन खाना आया था। बाकी दिन भी ऐसे बस कुछ भी खा के रह जा रहे थे, फ्रूट्स खा के रह जाओ, जूस पी के रह जाओ, चाय वाय पी के रह जाओ, ऐसे रह जाते थे। उस दिन मैंने भी 2 पराठा खा लिया इस खुशी में कि मेरे हस्बैंड ने खा लिया है, मैंने भी 2 पराठा खा लिया। और उसके बाद फिर मेरी लास्ट में उनसे वही बात हुई थी 11 बजे। उन्होंने सबसे बातें की थी, मेरी बहन से बात की थी, मेरी मौसी की लड़की है उससे बात की थी उन्होंने, मेरी अम्मा से बात की थी। मेरी अम्मा से उनकी बात होती रहती थी। मेरी अम्मा से भी उन्होंने बात की कि दादी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होना, क्योंकि दादी मेरी बहुत परेशान हो रही थी। यहाँ मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी और मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब थी। और यहाँ तक कि सब लोग बोल रहे थे कि शायद उनको भी कोविड हो गया है। मेरे पापा को तो खैर नहीं हुआ था, पर मेरी दादी और मेरी बहन को शायद कोविड हो गया था। उसके बाद फिर अचानक से 2 बजे रात को कॉल आया डॉक्टर का। मैं लेटी हुई थी, मुझे नींद नहीं आती थी, बस मैं ऐसे लेटी रहती। डॉक्टर ने उनको ससुर को जो भी कुछ बोला होगा, मेरे को नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा बोला। तो उनको बता दिया होगा डॉक्टर ने कि अब वो नहीं रहे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, डॉक्टर का कॉल आया, डॉक्टर ने क्या बोला, तो बोले कि कुछ नहीं बोला, वो ठीक है और वो सो रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ऐसे बोल दिया उन्होंने तो फिर सो ही रहे होंगे। तो बोले कि एक काम करो तुम भी जाके सो जाओ। मैं थोड़ा सा सोई, थोड़ा सा मुझे नींद आई, ये सोच के कि आज राजीव ने खाना खा लिया है, तो मुझे थोड़ी सी नींद आई, मैं थोड़ी सी सोई। और उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ कि 3:30 बजे रात में मेरे ससुर बोल रहे हैं कि बेटा एक काम करो, मम्मी तुम्हारी आ रही हैं तुमको लेने, तुम घर चली जाओ, तुमने 3 दिन से नहाया नहीं है, तुम जाओ घर जाके नहा लो
और कपड़े वपड़े चेंज करके फिर तुम सुबह आ जाना। मैंने अपने ससुर से बोला कि जब मैं 3 दिन से नहीं नहाई हूँ तो एक दिन और सही, मैं एक दिन और नहीं नहाऊँ। मेरे ससुर ने नहीं, तुम जाओ, मम्मी तुम्हारी आ रही हैं, तुम चले जाओ और मैं भैया को लेके आ जाऊँगा। डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज करने को बोला है ना, तो मैं लेके आ जाऊँगा। मैंने कहा मतलब मेरा मन तो नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अचानक मेरे को क्यों भेज रहे हैं हॉस्पिटल से कि तुम चली जाओ। मेरी मम्मी आई गाड़ी से, मेरे मामा के साथ आई और वो मुझे लेके चली गई मेरे ससुराल, और मैं वहाँ चली गई। और जैसे ही मैं घर पहुँची, मैं अपने ससुराल पहुँची, मैंने वहाँ से अपने ससुर को फ़ोन किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मेरी सास ने बोला कि नहा लो, तुम फ्रेश हो जाओ, बाल वाल धुल के तुम अच्छे से नहा लो। 3-4 दिन हॉस्पिटल में थी, कपड़े उपड़े साफ़ किया, नहाया धोया, नहा के फ्रेश होके आके मैं रूम में बैठी। मैंने अपने ससुर के पास फ़ोन किया, मेरे ससुर ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। ऐसे करते करते 10 बज गए। उसके बाद मैं जब रूम में गई तो मैंने अपना बाल वाल धोया, फिर मैंने अपने सास से कहा, और बताया आप लोगों को मेरी सास को क्या लगता था कि मेरे को भी कोविड हो गया है, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो मुझे कमरे से बाहर नहीं आने दे रही थी, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन कमरे में बंद थी, उनको ऐसा लगता था कि मेरे को कोविड हो गया है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने सास से बोला कि मैंने बाल झाड़ लिया है, और मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरा सिंदूर छूट गया था, मैं मुँह धुली थी तो मेरा सिंदूर मांग से हट गया था, तो मैंने कहा कि मेरे को सिंदूर दे दो, मुझे सिंदूर लगाना है। तो मेरी सास ने बोला कि सिंदूर नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, वहाँ पे रखा हुआ है बाहर, आप मेरे को ला के दे दो। उन्होंने नहीं दिया। तब तक मेरी मम्मी आ गई, तो मम्मी ने, मेरे सास ने बोला कि तुमने लकी को कमरे में क्यों बंद करके रखा है, वो रो रही है और वो बहुत परेशान है, उसको कमरे में बंद करके मत रखो। तो मेरी सास ने मेरी मम्मी को बोला कि तुम भी उसके पास मत जाना, उसको कोविड हो गया है, इसलिए मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मम्मी ने बोला कि तुम परेशान मत हो। मम्मी से मैंने बोला मुझे सिंदूर ला के दे दो, मुझे सिंदूर लगाना है, और देखो सिंदूर हट गया है। तो मम्मी ने बोला कि मतलब ये लोग ऐसे टाल रहे थे बात को कि अभी लगा लेना, अभी मत लगाओ, अभी लगा लेना, बाल सूख जाने दो। मेरी सास बोल रही है कि अभी लगाना, फिर ये लोग ऐसे टाल रहे थे, और मैं उसी चीज़ पे थी कि मेरे को दे दो, मैं लगाऊँ, मैं अड़ी हुई थी उसी चीज़ पे। उसके बाद फिर मम्मी को और मेरी सास को सबको पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, पर इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मेरी मम्मी ने अचानक से बोला कि अब क्या करने के लिए सिंदूर लगाओगी। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही हो, सिंदूर तो लगाना ही है ना, मतलब तुम ऐसे मत बोलो। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लगा। और जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी, उस टाइम पे मैं घर आ रही थी, मेरी मम्मी मुझे घर लेके आ रही थी, तो मैं ऐसे अपना मंगलसूत्र ऐसे हाथ में पकड़ी हुई थी, और मैं बस खाली मेरे मुंह पे यही एक शब्द मेरे मुंह पे यही था कि भोलेनाथ आप कुछ गलत मत करने देना, और मेरे हस्बैंड को अच्छा करके घर भेज देना। मेरे मुंह पे बस यही था, मैं बस खाली भोलेनाथ का नाम ले रही थी कि भोलेनाथ मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होने देंगे, वो उनको ठीक कर देंगे। ऐसे पकड़े पकड़े मैं घर आ गई थी। मेरे मन में था कि कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। एक डर भी होता है और एक तसल्ली भी इंसान को होती है कि वो ठीक हो जाएंगे। मम्मी भी अचानक से ऐसे रोने लगी कि बेटा अब सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को ऐसा मतलब होता है ना, ऐसे अचानक से ऐसा लगा कि ऐसा क्यों बोल रही है यार कि अभी सिंदूर लगाने का कोई मतलब नहीं है। होता है ना, अचानक से कोई ऐसे आपको बोल दे। तो मम्मी ने मेरे बोला कि मैं अपने हस्बैंड को राम जी कह के बोलती थी, उनका मैंने राम जी, मैं उनको प्यार से राम जी बोलती थी।